हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो दोस्तों 33वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है, जो आपको ऐप पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप वहां से टेस्ट देकर सीधा सीधा सॉल्यूशन ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में शुरू से जय हिंद लिखे पहला प्रश्न पढ़ें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं। सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। ठीक है, अभी देखते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया है, ये एरिया आपके तिब्बत के मानसरोवर में पड़ता है। तिब्बत के मानसरोवर से दोस्तों, छोटा बना दे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, एक नदी निकलती है आपके सिंधु, अरब खाड़ी में जाती है। दूसरी निकलती है आपके सतलज, ठीक है, वो सिंधु में मिल जाती है। और तीसरी निकलती है आपके ब्रह्मपुत्र, जो कि आपके कहाँ पर जाती है भैया, बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो 3 नदियाँ हैं, तो हमें कौन सी याद करनी है, हिमालय पार से। तो हिमालय पार से ये 3 नदियाँ प्रमुख हो जाएगी आपकी। कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो देखते हैं। पहले तो हो जाएगी सिंधु, फिर सतलज, फिर आपके ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों जो है ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, भारत की वृहदतम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, भारत की वृहदतम नदी पूछा है, तो वृहदतम नदी हो जाएगी गंगा। सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, और दक्षिण भारत की वृहद गंगा किसे कहते हैं, वृहद गंगा आपको गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण भारत की वृहद नदी पूछा जाए तो आपकी गोदावरी होगी। उत्तर भारत में आपकी गंगा होगी। ठीक है, दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ी है और पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में गंगा सबसे बड़ी है। तीसरा सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। तो तिब्बत के मानसरोवर से तो एक निकलेगी आपके, कौन सी नदी भैया, वो तो निकलेगी आपके मानसरोवर से तो निकल जाएगी आपके कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, जो कि आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। और एक निकलेगी आपके कहाँ से, गंगा निकलेगी उत्तराखंड से, गंगा निकली, और गंगा भी आपके ब्रह्मपुत्र में मिलकर यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। डेल्टा कुछ इस प्रकार से, डेल्टा बनने का मतलब क्या है, मतलब जिस समय नदी अपने अंतिम मुहाने पर होती है, अंतिम बिंदु पर होती है, उस समय क्या नदी चौड़ी फैल जाती, पूरी पानी उसका पूरा फैल जाता है। उस पानी फैलने के क्रम में कहीं पर आपको पानी दिखेगा, कहीं पर आपको ज़मीन दिखेगी, फिर पानी दिखेगा, फिर ज़मीन दिखेगी, और यही पानी ज़मीन मतलब एक दलदल सा हो जाएगा, और वो दलदल आपके डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, और ये डेल्टा आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। तो दोस्तों देखा जाए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पूछी है, ना कि मुगल सल्तनत की दरबारी भाषा नहीं पूछी है। तो दोस्तों जितने भी थे वो सभी लोग अफगानी फारसी थे आपके। ठीक है, फारसी, अफगानी, तुर्की, ये सारे दिल्ली सल्तनत में आए हुए थे। ठीक है, सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। दास वंश के बाद आपके बहुत सारे वंश यहाँ पर आए। आखिर में यहाँ पर मुगल वंश आया, और मुगल वंश के समय भी देखा जाए तो शुरुआत में तुर्की भाषा का प्रचलन था, परंतु बाद में जाते जाते, जैसे जहांगीर को देख लीजिए, जहांगीर ने अपने
जो आत्मकथा लिखी है, कौन सी आत्मकथा लिखी है? तुजुक जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है दोस्तों, अकबर तो अनपढ़ था, उसने कुछ नहीं लिखा, तो तुजुक जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपके फारसी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र हुए, एक तो हुआ जलाल खां, एक हुआ आपके इब्राहिम लोदी। जलाल खां जौनपुर का शासक था। ठीक है, देखो ऐसे आपको छोटा सा बता ही देते हैं। सबसे पहले हुआ था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी हुआ, बहलोल लोदी का पुत्र हुआ सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र होते हैं। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है जलाल खां, एक होता है आपके इब्राहिम लोदी और जलाल खां। जलाल खां जो था वो जौनपुर का शासक बनता है, जौनपुर का राजा बनता है, और ये आपके दिल्ली का बनता है, ये आपके दिल्ली का शासक बनता है। अब इनमें से सबसे प्रतापी शासक देखा जाए तो सिकंदर था। तो सिकंदर ने दोस्तों 1504 में, सिकंदर ये रहा, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करके वहां पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, यूपी में आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और बाकी अंतिम में आपको पता है ये इब्राहिम लोदी जो है एकमात्र हिंदू एकमात्र शासक था जो आपके युद्ध भूमि में मारा गया। तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक एकमात्र कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु किसने की थी? इसकी मृत्यु की थी आपके बाबर ने। कौन सी युद्ध में? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। प्रश्न 6 देखिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्न में से किनके मध्य हुई थी? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो पहली लड़ाई पूछिए, पहली 1191 हुई थी, दूसरा 1192 में हुई थी। 91 में किसके मध्य हुई थी? क्या वह अलाउद्दीन खिलजी या पृथ्वीराज थे? नहीं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ठीक है। मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज, नहीं। मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान, नहीं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की पहली लड़ाई यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध भी इनके मध्य ही लड़ा गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, उससे पहले चंदावर का युद्ध हुआ था, जो चंदावर का युद्ध आपके पृथ्वीराज चौहान और आपके गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था। ठीक है, और उनकी पुत्री थी, क्या नाम था पुत्री का? पुत्री का नाम था जयचंद था उनके पिताजी का नाम। पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता को स्वयंवर से उठा लेते हैं। यह ऐसा भी माना जाता है कि वो उनसे प्रेम करते थे और युद्ध करके संयोगिता को लेकर आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। प्रश्न 7वां, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से क्या ले गया? संसदीय प्रणाली। संसद का जब भी पूछा जाए तो आपके हमेशा याद रखना लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा 7वें में। ठीक है, कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों, समवर्ती सूची कैसे देख? केंद्र सूची और राज्य सूची तो हर जगह मिलती है। क्या होता क्या है कि केंद्र सरकार अपने बनाती है भैया, केंद्र सरकार अपने क्या बनाती है? कानून, और राज्य सरकार अपने कानून बनाती है। ठीक है, अब समवर्ती सूची भी आ गई। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए केंद्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा? डिफेंस, डाक। ठीक है, डाक हो गई, डिफेंस हो गई, ये केंद्र के अंदर आ गया। राज्य के अंदर क्या आ गया? पुलिस प्रशासन। पुलिस, मुख्य रूप से पुलिस सबसे ज़्यादा राज्य के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जो जिन पर केंद्र भी अपने कानून बना सकता है और राज्य भी अपने कानून बना सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि समवर्ती सूची जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस पर आपके केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से क्या बना सकते हैं? अपने अपने नियम कानून कायदे अलग अलग रूप से बना सकते हैं। जैसे पर्यावरण को ले लीजिए, केंद्र के अंतर्गत भी आता है और राज्य के अंतर्गत भी आता है। ठीक है,
यानी वन विभाग का जितना भी क्षेत्र है वो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाती है, राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, और राज्य सरकार अभ्यारण्य बनाती है, ठीक है। प्रश्न 9वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? अच्छा सवाल है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो रूस से लिए गए थे दोस्तों, आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली गई है भारतीय संविधान में। और सबसे बड़ा जो भाग है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें से पूरा हमारे संविधान बना। प्रश्न 10वां, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो ये भारत की मुख्य भूमि है। यहाँ पर जो दक्षिणी सीमा है, ये वाला, ये अक्षांश रेखा जो है, ये अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये अक्षांश रेखा हो जाएगी आपके 8 डिग्री 4 मिनट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी आपकी कौन सी? उत्तरी होगी, क्योंकि भारत गोलार्ध में देखा जाए तो भारत यहाँ पर स्थित है, और इस तरफ से देखा जाए तो पूर्व में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी दिशा में आपके भारत स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांशी कहलाएगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11, भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय कैसे आधारित है? ऐसे आधारित है क्योंकि देखेंगे हम दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक रेखा ये है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। और एक रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से एक लाइन जाती है, वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। और ये रेखा आपके भारतीय मानक समय, ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम कहते हैं IST, ये आपके भारतीय मानक समय रेखा है। और ये रहा यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में देखेंगे दोस्तों तो ये आपके पूर्वी हो जाएगा, पूर्व में जो देखेंगे 82.5 डिग्री, और यही भारतीय मानक समय रेखा। बाकी ये जो है ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री रेखा। तो ये पश्चिम में जो हमारे देश हैं उन देशों का ये आपके समय रेखा, पूरे विश्व की यदि समय रेखा देखी जाए तो ये होगी 0 वाली, और भारत की समय रेखा देखी जाए, भारतीय मानक समय रेखा, तो आपके 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा होगी। प्रश्न 12वां, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो रंगोली दोस्तों महाराष्ट्र की है। रंगोली महाराष्ट्र में, मतलब आप पे तो कहीं करा, आप पे तो रंगोली कद बनावा होली दिवाली हम रंगोली बनाते हैं, परंतु महाराष्ट्र वाले प्रतिदिन नित्य दिन छोटा मोटा त्यौहार भी हो तो रंगोली इनके सबसे पहले होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? मांडना दोस्तों है आपके राजस्थान से। राजस्थान में मांडना बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? यह रहा राजस्थान आपके मांडना बनाया जाता है, यानी कि दीवारों पर और चित्र किए जाते हैं। ठीक है, रंगोली के तरह होता। प्रश्न 14, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की कला है? तो चौक पूर्णा, रंगोली, मांडना, इन सभी चीजें तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, रंगोली भी ऐसे ही बनाई जाती कलर वगैरह से। ठीक है, मांडना अब जो बनाया जाता है अपन मारवाड़ में तो रायचौनी में बनाओ। ठीक है, यानी कुछ वो लाल लाल कलर होता है, उस कलर से बनाया जाता है, लाल और सफ़ेद चूने का रंग मिलाकर मांडना बनाया जाता है। ठीक है, चौक पूर्णा भी सेम है, घर में कलर ले लो और घर में रंगोली बनाओ, वो चौक पूर्णा। अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है, तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। लास्ट सवाल देखेंगे आज का, गरबा लोक नृत्य, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है, आप सभी को आता है। गरबा गुजरात, ठीक है, गरबा लोक नृत्य आपके गुजरात से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आपका सेशन समाप्त। कल पुनः इस सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।